नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छता सेवा समिति द्वारा स्वच्छता अभियान जारी, शहर के तालाबों की गई साफ सफाई, स्वच्छता के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। भिलाई सेक्टर 7 में सावन माह पर भव्य गंगा आरती का होगा आयोजन, महिलाओं को सौंपी गई आयोजन की जिम्मेदारी। जेके लक्ष्मी सीमेंट अग्निकांड के सभी आरोपित हुए रिहा, 10 साल बाद आया दुर्ग न्यायालय का फैसला। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड पर 28 जून को बूथ चलो अभियान की होगी शुरुआत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभियान में होंगे शामिल। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। स्वच्छता अभियान टीम स्वच्छता ही सेवा समिति का लगातार 271वां सप्ताह का स्वच्छता अभियान जारी रहा। इस वर्ष की पहली आषाढ़ की बारिश में सुबह से रेलवे क्रॉसिंग के पास बोरसी तालाब में स्वच्छता सफाई अभियान चलाया गया, जहां पर स्वच्छता के सिपाहियों ने भरी बरसात में श्रमदान किया। मिशन को सार्थक करते हुए तालाब के पार में उगाए खरपतवार की कटाई छटाई भी की गई। स्वच्छता ही सेवा समिति का स्वच्छता अभियान निरंतर जारी है। समिति के सदस्यों पदाधिकारियों ने बारिश के बीच रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित बोरसी तालाब में स्वच्छता अभियान चलाया। तालाब में फैले कूड़े कचरे और गंदगी को उठाकर निर्धारित स्थान में फेंका गया। पचड़ी पर बनी हुई सीढ़ियों की सफाई की गई। स्वच्छता अभियान में शामिल होने स्वच्छता ही सेवा समिति के सदस्य रिमझिम बारिश के बीच तालाब परिसर में सुबह उपस्थित हो चुके थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। सभी ने तालाब की सफाई के लिए अपना अहम योगदान दिया और स्वच्छता बनाए रखने को लेकर आसपास के लोगों को जागरूक भी किया। आप सभी को नमस्कार। 272वां सप्ताह आज भीगते पानी में आज स्वच्छता अभियान टीम और मनोज यादव पार्षद, बीजेपी छाया पार्षद, जिनके सहयोगी साथियों के साथ आज हम लोगों ने इस तालाब की सफाई की। 272वां सप्ताह। आप सभी बोरसी वासियों से निवेदन, ये जो तालाब है, यदि आप सब और हम सब यदि इसको सहेजेंगे नहीं तो ये तालाब खत्म हो जाएगा, सिर्फ किताबों में रह जाएगा। आप सभी से निवेदन कि अधिक से अधिक संख्या में इस तालाब का जीर्णोद्धार करने आप सब उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस अवसर पर तालाब परिसर के समय विभिन्न छायादार और फलदार पौधे भी लगाए गए। तालाब में कचरा और गंदगी नहीं फेंकने को लेकर लोगों से अपील भी की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू, देवेश साहू, संयोजक हर्षदेव साहू, नवनीत हरदेव, श्रवण साहू, इंद्रजीत पात्रा, रवि साहू सहित अन्य पदाधिकारी और आसपास के लोग उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। पार्षद और नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी लक्ष्मीपति राजू के नेतृत्व में इस वर्ष भी सावन माह में गंगा आरती का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन को लेकर व्यापक रूप से तैयारियां आयोजकों द्वारा की जा रही है। विगत 8 वर्षों से सेक्टर 7 के पार्षद और नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी लक्ष्मीपति राजू के नेतृत्व में सावन माह के अवसर पर गंगा आरती और महाभंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष आयोजन को और भी भव्यता प्रदान की जा रही है। आयोजन की समस्त जिम्मेदारियां क्षेत्र की महिलाओं और युवतियों को सौंपी गई है। इसे लेकर लक्ष्मीपति राजू के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तैयारियों को लेकर व्यापक रूप से चर्चा की गई। महिलाओं ने आयोजन को लेकर लक्ष्मीपति राजू से विचार विमर्श किया और आगे की योजनाओं पर चर्चा की गई। क्षेत्र की लगभग 300 महिलाओं द्वारा गंगा आरती सहित समस्त धार्मिक कार्यक्रमों का जिम्मा उठाया जाता रहा है। पिछले वर्ष के आयोजन में लगभग 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इस वर्ष गंगा आरती के भव्य आयोजन में 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद लक्ष्मीपति राजू ने जताई है। कार्यों के बंटवारे को लेकर हुई गई चर्चा में सभी महिलाओं को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। यहाँ आए लोगों को पानी पिलाने, गंगा आरती, वॉलंटरी से लेकर पूजा के कार्यक्रम बैठक में तय किए गए। 7 अगस्त सोमवार को सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को नगर भ्रमण कराया जाएगा, जिसके पश्चात सुबह रुद्राभिषेक किया जाएगा। 11 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष झांकियां लोगों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेंगी, जिसके लिए बाहर से कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। लक्ष्मीपति राजू ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुख्य अतिथि बनाने निवेदन किया गया है। साथ ही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। हम लोग विगत 8 सालों से हर सावन में बड़ा भंडारे का आयोजन करते हैं। लगभग हर साल 15 से 20,000 लोग का हम लोग भंडारे का, गंगा आरती का आयोजन करते हैं। इस समय हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन पिछले बार हम लोग ने आयोजन किया तो भारी संख्या में और ज़्यादा भीड़ होने के कारण पिछले बार हमारी पूरी महिला बहनों ने इस कार्यक्रम को संभाला था
तो इस बार भी करीब करीब हम लोग को अंदाज़ा है करीब करीब 25,000 लोग इस भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आएंगे, भोग ग्रहण करने आएंगे। तो आज इसी सिलसिले में हम लोगों ने हमारी पूरी एक 250 से 300 बहनों की टीम बनाई है। ये टीम के माध्यम से, इन्हीं के माध्यम से इस बार भंडारे बांटने से लेकर, आपके गंगा आरती से लेकर, आपके वॉलंटरी से लेकर, आपका पानी पिलाने से लेकर, आपके जूतों चप्पलों की व्यवस्थाओं को देखने से लेकर, आपके जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे पानी पिलाना हो, चाहे पूजा के कार्यक्रम हो, सभी मिलकर आज आप देख रहे हैं यहाँ पूरी हमारी सैकड़ों बहनें हैं, ये सब मिलके इस कार्यक्रम करेंगे और भव्य आयोजन करेंगे। और 2 दिन पहले हम एक नगर भ्रमण करेंगे भोले बाबा को लेकर, वो भी एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। साथ ही साथ भव्य रूप से इसका आयोजन करना चाह रहे हैं, इसी कारण आज हम लोग बैठे हैं। और यह कार्यक्रम हम लोग 7 अगस्त को सोमवार के दिन रखे हैं, जो सुबह रुद्राभिषेक 7 बजे से चालू हो जाएगा। उसके बाद उसके उपरांत 11 बजे से हम भंडारा चालू कर देंगे। मेरी सभी श्रद्धालुओं से, सभी भक्तजनों से, सभी माताओं बहनों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से, समस्त भिलाई वासी छत्तीसगढ़ी वासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और सभी बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। गंगा आरती पिछले बार से नया, इस बार हम झांकियाँ लाएंगे, बाहर से कलाकार लाएंगे, जो कलाकार इसमें भाग लेंगे और उसी के साथ ही साथ कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। इस बार हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को निवेदन कर रहे हैं। वो आएंगे, हमारी कोशिश है कि निवेदन हमारा स्वीकार कर ले, वो आए। हमारे साथ ही साथ विधायक देवेंद्र यादव जी जो लगातार रहते हैं, इस कार्य करते आ रहे हैं, और महापौर नीरज पाल जी भी रहेंगे जो लगातार इस कार्यक्रम करते और करते आ रहे हैं। यहाँ बिल्कुल सभा में सभी हमारी बहनें हैं, हम लोग सब मिलजुल कर, यही हमारी अनेकता में एकता, यही हमारी यहाँ की विशेषता है। आप अभी देख रहे हैं, आप साक्षात देखें, हमारी मुस्लिम बहना है, हमारी क्रिश्चियन बहनें हैं, सभी मिलकर इस कार्यक्रम करते हैं। यही हमारी इस भंडारे की, इस रुद्राभिषेक की, इस आयोजन की खूबी है, जो सब धर्म के लोग मिलकर करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। हर हर महादेव। वार्ड की महिलाओं ने बताया कि आयोजन को लेकर क्षेत्र के लोगों में अत्यंत हर्ष है। सभी महिलाएं अपने को मिली जिम्मेदारियों का प्रमुखता से निर्वहन करेंगी। व्यवस्था में ये हुआ कि बहुत लोगों को नहीं मिल पाया था। इस बार हमारी व्यवस्था ऐसी रहना हम लोगों का ये है कि सबको बहुत आराम से और अच्छे से सभी लोग गंगा आरती कर सके और व्यवस्था और अच्छी करने की। उनके लिए फलहार का रहेगा, उनका नींबू पानी, चाय वगैरह जो भी है, उनकी भी व्यवस्था रहेगी। हम लोगों को पिछले बार भी रमाइश भाई की जो जिम्मेदारी दी गई थी, तो हम इस बार पूरी कोशिश करेंगे इस बार पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से सही तरीके से देखें और शुरुआत ही और लास्ट तक वो वैसा ही बना रहे, इस चीज़ पर हम प्रमुख रूप से अपना ध्यान देंगे। रहेगी जैसे भी रहेगा, उनकी जो भी है बिना शक्कर की उनकी व्यवस्था करेंगे कि वो आगे हमारे साथ काम कर सके। उनको पहले सेट करेंगे, उनको खिलाफ ला के बाद में पब्लिक की सेट करेंगे, है ना। पावर रहेगी, एनर्जी रहेगी, इसलिए। बहरहाल सावन माह के आयोजन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। आयोजन को सफल बनाने सभी महिलाओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। लक्ष्मीपति राजू के नेतृत्व में सभी कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। जेके लक्ष्मी सीमेंट अग्निकांड मामले में दुर्ग न्यायालय का एक बड़ा फैसला। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक ने मामले की सुनवाई करते हुए 22 जून 2023 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोष मुक्त किया। दरअसल करीब 10 साल पहले यानी 4 अप्रैल 2013 को नंदनी थाना क्षेत्र के मलपुरी खुर्द स्थित फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ था। कुछ उपद्रवियों ने फैक्ट्री के अंदर आग लगा दी थी। इसमें 40 से अधिक गाड़ियां जला दी गई। अग्निकांड को रोकने के लिए जामुल, नंदनी, सुपेला, छावनी, पुलगांव, धमधा सहित 8 थानों से 200 जवानों का बल पहुंचा था। मामला इतना बड़ा हो गया था कि तत्कालीन कलेक्टर ब्रजेश मिश्रा, एसपी आनंद छाबड़ा ने खुद कमान संभाली थी। इस दौरान हुई आगजनी में पुलिस ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने आग लगाने के साथ पुलिस अधिकारियों को मारा, उनके कपड़े फाड़े और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 52 लोगों के खिलाफ नामजद और 200 से अधिक के खिलाफ संदिग्ध के रूप में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने हत्या का प्रयास, लूट, बलवा, डकैती सहित गंभीर धाराओं के तहत 8 प्रकरण और 13 केस सामान्य सहित कुल 21 प्रकरण दर्ज किए थे। ग्रामीणों की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता बीपी सिंह ने बताया कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फैसला है। पुलिस ने गांव के भोले भाले बेकसूर ग्रामीणों को फंसाया, लेकिन उन्हें आज न्याय मिला है। 10 साल से चला आ रहा यह प्रकरण इतना उलझ गया था कि कई जजों ने इसकी सुनवाई की, लेकिन फैसला नहीं आ रहा था। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक ने इस मामले को गंभीरता से सुना
और 22 जून 2023 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया है। जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री जो निर्माणाधीन थी, उसमें उस दिनांक को आगजनी घटना हुई। लगभग 200 ग्रामीणों को सस्पेक्ट किया गया और 52 लोगों के विरुद्ध एफआईआर पेश किया गया। इसमें जो पुलिस के अनुसार ये कहना था कि ये सभी फैक्ट्री के अंदर घुसकर पुलिस वालों को मारपीट किए, फैक्ट्री के 800 करोड़ की संपत्ति को जला दिए और पुलिस की वर्दी जला दिए, पुलिस वालों को मारपीट किए, फैक्ट्री वालों को मारपीट किए और इस तरह बहुत बड़ी घटना थी। पुलिस ने वैज्ञानिकपूर्वक इन गरीबों के साथ एक घटना का 8 घटना बनाया और वो भी सत्र प्रकरण द्वारा विचारणीय प्रकरण जिसमें उम्र कैद तक सजा हो सकती है। वैसे बड़े मामले में इन गरीब दिहाड़ी मजदूर को फंसाया गया और ये प्रकरण लगभग 10 साल तक चला। आज इस प्रकरण का फैसला हुआ है प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री संजीव टामक जी द्वारा। सारे आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। न्याय की जीत हुई है क्योंकि न्याय अभी जिंदा है। गरीब और अमीर का विभेद न्याय नहीं करता। इस प्रकरण में ये साबित हुआ है कि सबके लिए कानून एक समान होता है और मैं न्याय की जीत मानूंगा। ये सारे गरीब आज के बाद न्यायालय से बरी होकर अपने जीवन को जीने के लिए अब जी लेंगे। देखिए, सारे पुलिस वाले जितने भी लोग थे, मैंने उनसे पूछा तो बोले कि बड़े अधिकारियों का दबाव था और कोई भी इसका कारण मुझे स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। इसमें पिल्ले साहब का आयोग बना था। मैंने पिल्ले साहब का आयोग मांगने की कोशिश किया, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर पिल्ले साहब का आयोग सामने आ जाता, पब्लिक फ्लोटिंग में आ जाता, तो प्रबंधन के लोग जेल जाते और पुलिस वाले भी सस्पेक्ट होते। क्योंकि फैक्ट्री, मेरे जानकारी के अनुसार जो हमारे क्लाइंट हैं उनके बताने के अनुसार फैक्ट्री वालों ने बीमा के लिए स्वयं आग लगाई और गरीबों को फंसा दिया और बीमा की राशि प्राप्त कर लिए। बस ये इस प्रकार में तो 100% ये मानता हूँ और मैं न्याय का पुजारी हूँ, न्याय के साथ रहता हूँ। गरीब और अमीर न्याय में विभेद नहीं करता और इस प्रकरण में यही हुआ है, न्याय की जीत हुई है। आज भी लोग विवाद होने पर कहते हैं कि आई विल सी इन योर कोर्ट, नॉट बिफोर पुलिस, नॉट बिफोर कलेक्टर। इसलिए मैं कहता हूँ कि न्याय की ये परिभाषा अभी भी जिंदा है। न्यायालय अपनी आस्था को बरकरार रखिए। मैं बीपी सिंह एडवोकेट, मैं सप्ताह में 2 दिन यहाँ रहता हूँ। मेरी टीम जिसमें नरेंद्र सिंह, दिनेश सिंह, सुधाकर सिंह, बंदना सिंह और इत्यादि लोग, ऐफाज, सारे लोग मिलकर संयुक्त रूप से मुकदमा लड़े और आज इसका फल हुआ कि सभी के सभी गरीब बरी हुए हैं। तो वहीं बीएसपी कर्मी रघुनंदन साहू ने बताया कि घटना में रघुनंदन नाम का दूसरा आरोपी था। पुलिस बिना जांच के रघुनंदन साहू के घर पहुंची। उसने बताया कि वो बीएसपी कर्मी है, घटना में उसका कोई हाथ नहीं है, वो ड्यूटी गया था। पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जेल भेज दिया। बाद में न्यायालय से उसे जमानत पर रिहा किया गया, तब जाकर उसकी नौकरी बची। ये मामला 4/4/2013 का है। एक ग्राम मलपुरी खुर्द दुर्ग जिले में है, जहाँ पे एक निर्माणाधीन जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट था, जहाँ पे लगभग शाम को पुलिस थ्योरी के अनुसार 7:30 बजे से आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें वहीं पास में एक छोटा सा गांव है मलपुरी खुर्द, जहाँ के नाम से फैक्ट्री बन रहा है। वहाँ के पूरे ग्रामीणों को जो आंदोलन में शांतिपूर्वक बैठे थे उनको आरोपी बना के उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रकरणों में आरोपी बना के उन लोगों को जेल में बंद कर दिया था। जिसमें आज 22 जून 2000 नौकरी की मांग के लिए, क्योंकि हमारे ज़मीन को लोग दलालों के माध्यम से अवैध तरीके से खरीद के पानी के मोल में 20,000, 30,000, 40,000 में खरीद के वहाँ पे फैक्ट्री बना लिए थे। बोला गया था कि यहाँ पे डैम बनेगा करके, उसके बाद वहाँ पे पूरा फैक्ट्री बना दिए थे। तो हम लोग लीगली तौर पे एसपी, कलेक्टर सभी को एक आवेदन दे के वहाँ पे शांतिपूर्वक हम लोग मांग कर रहे थे कि सभी लोगों को नौकरी दिया जाए। ये लगभग 3 महीने चला था। उसके बाद 2 अप्रैल 2013 को वहाँ पे एक पिटौरा से कोई मजदूर आया था, तरुण बंजारे करके। अब वहाँ पे 12-12:30 बजे लगभग हल्ला हुआ 2 तारीख को कि यहाँ पे एक मजदूर यहाँ पे गिर गया है करके। उसके बाद जब सभी लोग उधर दौड़े तो देखा कि वहाँ पे पूरा जेसीबी में वहाँ जिस जगह में दबा हुआ था मजदूर वो पूरा बराबर कर दिए थे। उसके बाद खुदाई उदाई हुआ, बाकी गांव वाले सब ये किए तो खुदाई हुआ, फिर निकाले उसको। निकालने के बाद
फिर वहाँ के ग्रामीण लोग सब आक्रोशित हो गए, वहाँ पे तोड़फोड़ कर दिए थे। उसके बाद हम लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाने लग गए कि तुम लोग इसमें शामिल हो करके, तो हमारे जो पंडाल लगा था तो उसमें तोड़फोड़ कर दिए। तोड़फोड़ करने के बाद हम लोगों को भी मारपीट के वहाँ से भगा दिए। अचानक फिर 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पे कुछ लोग बताए कि कुछ हो रहा है वहाँ पे करके, तो हम लोग बोले कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं करके। उसके बाद लगभग 1 बजे रात को पूरे गांव को छावनी बना लिया था और लगभग 250 से 300 फोर्स वहाँ पे आके सबका घर तोड़ फोड़ करके, जो जिस हालत में थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, उस हालत में उन लोगों को घसीट घसीट के पूरा गांव से बाहर ले जाके थाने में बंद कर दिए। उसके बाद जब दूसरे दिन हम लोग पूछे कि किस कारण से हम लोगों को लाया गया, तो बताया कि यहाँ पे आगजनी हुआ है और यहाँ पे तुम लोग डकैती किए हो, चोरी किए हो करके। फिर हम लोगों को समझ में आया कि हम लोग इस आरोप में अभी हम लोगों को पुलिस वाले पकड़ के लाए हैं करके। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ चुकी है। इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता पर दोबारा काबिज होने माइक्रो बूथ मैनेजमेंट की तैयारी कर रही है। इसको लेकर 28 जून को तमाम कांग्रेस के नेता दुर्ग जिले में होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी के 23,902 बूथ हैं। वहीं कांग्रेस का मानना है कि अगर बूथ मजबूत है तो पार्टी मजबूत है। बूथ मजबूत होने पर कार्यकर्ता निचले स्तर तक जाकर पार्टी को मजबूती देते हुए सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। इस अभियान के अंतर्गत सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श और चर्चा की जाएगी। बूथ चलो अभियान के तहत 28 जून को दुर्ग जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, दुर्ग शहर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, अहिवारा मंत्री जयसिंह अग्रवाल, वैशाली नगर मंत्री टीएस सिंहदेव, पाटन और छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भिलाई नगर में शामिल होंगे, जहां कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम फ्लैगशिप योजनाओं के साथ साथ माइक्रो बूथ मैनेजमेंट का प्रशिक्षण और जानकारी दी जाएगी। तो वहीं कार्यक्रम में सभी जिलाध्यक्ष, जोन अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और बूथ के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिले में 1 जून से 26 जून तक 74.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 121.0 मिलीमीटर अहिवारा तहसील में तथा न्यूनतम 26.0 मिलीमीटर बोरी तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 82.5 मिलीमीटर, तहसील धमधा में 44.2 मिलीमीटर, 110.3 मिलीमीटर और तहसील भिलाई 3 में 63.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। 26 जून को तहसील दुर्ग में 68.3 मिलीमीटर, तहसील धमधा में 34.2 मिलीमीटर, तहसील पाटन में 60.0 मिलीमीटर, तहसील बोरी में 12.0 मिलीमीटर, तहसील भिलाई 3 में 63.0 मिलीमीटर और तहसील अहिवारा में 83.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दुर्ग पुलिस ने बिलासपुर पुलिस के साथ मिलकर न्यायधानी में 2 ऑनलाइन सट्टा के पैनल को ध्वस्त कर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बिलासपुर जिले के राजकिशोर नगर क्षेत्र में महादेव बुक 128 एवं रेड्डी बुक 421 नाम के ब्रांच में 2 पैनल का संचालन हो रहा था। पुलिस ने बताया कि विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से सट्टे के पैसे का लेन देन किया जा रहा था। 7 आरोपियों के कब्जे से 4 लैपटॉप, 23 मोबाइल, ATM कार्ड, चेकबुक एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट थाना जामुल की बिलासपुर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि महादेव बुक एवं रेड्डी अन्ना बुक से जुड़े अन्य मोबाइल नंबरों का खुलासा हुआ है। प्राप्त बैंक खातों एवं मोबाइल नंबरों की जांच पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस अन्य राज्यों में सट्टा चलाने वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन गौरवपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक भवन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर 31 जोड़ों का विवाह गायत्री परिवार के आचार्यों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन गौरवपथ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन में सोमवार को संपन्न हुआ। एकीकृत बाल विकास योजना के सहयोग से आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह में 31 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। यहाँ गायत्री परिवार के आचार्यों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया गया। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने सामाजिक भवन में लोगों का तांता लगा रहा। विवाह समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से आई कन्याओं और पुरुषों ने अपनी भागीदारी दी। आयोजन को लेकर व्यापक रूप से तैयारियां की गई थी। विवाह के पश्चात नवविवाहिता के खाते में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 21,000 रुपए दिए गए। साथ ही नवविवाहित जोड़ों को विभिन्न घरेलू सामान भी प्रदान किए गए। यहाँ भोजन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई थी। वैवाहिक समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह के आयोजन की जानकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना के अधिकारी डॉक्टर पद्मजा सिन्हा ने दी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत आज भिलाई 1 और भिलाई 2 परियोजना मिला के अम्बेडकर भवन में सामूहिक विवाह संपन्न किया जा रहा है, जिसमें भिलाई 1 परियोजना से 37 जोड़े और भिलाई 2 परियोजना से 2 जोड़े सम्मिलित हैं। इनको संक्षेप में कहें तो इनके लगभग इनके पूरे विवाह का आयोजन और व्यवस्था हमारे विभाग द्वारा ही कराया जाता है। वो केवल अपने परिवार और जन संबंधी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उनके लिए उपहार सामग्री, विवाह आयोजन व्यवस्था और इस बार जो कन्या विवाह आयोजित किया जा रहा है इसमें कन्या को 21,000 रुपये कैश उसके खाते में विभाग द्वारा दिए जाए। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सोमवार को अम्बेडकर गौरवपथ स्थित अम्बेडकर भवन में 39 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी जोड़े भी उपस्थित हुए हैं, जो भिलाई के अलावा दुर्ग से भी जोड़े दुर्ग से भी आए हुए हैं। लगभग 39 जोड़ों का सामूहिक विवाह यहाँ पे कराया जा रहा है। गायत्री परिवार के आचार्यों की उपस्थिति में इस पूरे विवाह समारोह को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह का जो मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना है पूरे छत्तीसगढ़ में इस विवाह का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई स्थानों में स्वयं उपस्थित होकर वर वधू को आशीर्वाद देते। इस बार एक विशेष चीज यह देखने को मिली विवाह के दौरान जो कन्या के खाते में 21,000 रुपये की राशि शासन द्वारा प्रदान की जा रही, जो कि निसंदेह एक सराहनीय पहल है। इसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। इस तरह के जो विवाह है तो पूरे विधि विधान से विभिन्न परंपराओं के अनुसार कराए जाते हैं। इस विवाह को लेकर के वर और वधू दोनों पक्ष के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सभी ने इस आयोजन के लिए, सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। और इस तरह के आयोजन से चूंकि खर्चा भी काफी कम बैठता है। सभी व्यवस्थाएं अभी फिलहाल यहाँ पे नगर निगम और एकीकृत बाल विकास और महिला विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई। दूल्हा दुल्हन के परिजनों को किसी भी तरह के मतलब सामानों को लाने की आवश्यकता है। यहाँ महसूस नहीं कि विवाह सामग्रियों से लेकर तमाम सामग्री आयोजन समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न जोड़े भी यहाँ उपस्थित है और पूरे विधि विधान के साथ विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर रियान पाल भी उपस्थित होने वाले, जिनके उनके लंबे सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया जाएगा। उसके लिए कैमरामैन निशाद के साथ संजय दुबे। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग ने दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी और आपके मेहरबान सिंह के नेतृत्व में स्मृति नगर चौक में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा की गई
गड़बड़ियों और अनियमितताओं के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी दुर्ग जिला द्वारा स्मृति नगर चौक में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा की गई गड़बड़ियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी नेताओं ने बताया कि संस्था के द्वारा एक ही परिवार के 2 सदस्यों को नियम विरुद्ध प्लाट आवंटित किए गए हैं। समिति द्वारा प्लाट की खरीदी बिक्री का धंधा शुरू कर दिया गया है। खुली भूमि, ईडब्ल्यूएस की भूमि, सड़क की भूमि आदि को बेचा जा रहा है। संस्था के ऊपर इस्पात क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 35 करोड़ का कर्ज है। मेहरबान सिंह ने बताया कि नियमानुसार एक परिवार के सदस्यों को अलग अलग प्लाट नहीं मिल सकता, लेकिन समिति द्वारा दिया जा रहा है। नगर निगम, भाजपा और कांग्रेस सब मिले जुले हैं। ईडब्ल्यूएस की भूमि को बेच दिया गया है। धरना प्रदर्शन की जानकारी मेहरबान सिंह ने दी। आम आदमी पार्टी के द्वारा आज स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के विरुद्ध, उनकी गड़बड़ियों के विरुद्ध स्मृति नगर चौक पर धरना दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को ये क्यों करना पड़ा, मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी देता हूँ। आइए, स्मृति नगर निर्माण समिति के द्वारा क्या क्या कांड किए गए हैं, मैं सोच समझ करके कांड शब्द उपयोग कर रहा हूँ। इनका पहला कांड, स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के तत्कालीन अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय ने एक ही प्लॉट को 2 लोगों को बेच दिया। ठीक है, एक प्लॉट को 2 लोगों को बेच दिया। पहले संदीप अग्रवाल को बेचा, फिर पल्लू ठाकुर को बेचा। ठीक है, ये अभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जो संदीप अग्रवाल जी हैं, कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं न्याय पाने के लिए। ठीक है, इनके ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं। आइए, मैं आपको और दूसरे इनकी गड़बड़ी बताता हूँ। आइए, सहकारिता का नियम है कि परिवार के एक सदस्य को एक ही प्लॉट मिलेगा। ये श्रीमती रीता तिवारी जो अभी संचालक गण में हैं, श्रीमती रीता तिवारी, पति शिखर तिवारी, उनके दोनों के नाम पर एक प्लॉट है। ये कैसे संभव हुआ, है ना? तो कांग्रेस भी चुप है, भाजपा भी चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, आपको मैं और इसके आगे बताता हूँ। इस्पात क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास 14 एकड़ जमीन गिरवी थी स्मृति नगर गृह निर्माण समिति की। बिना अनुमति के 5 एकड़ जमीन बेच दिया। किसने बेचा? समिति ने बेचा। और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चुप क्यों है? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कौन है? सरकार का हाथ है। दोनों कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं। अगर बिना अनुमति के बेचा, अपराध दर्ज होना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं होगा। आइए और बताता हूँ मैं आपको। एक मिनट इधर आ जाइए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये ईडब्ल्यूएस की जमीन, खुली भूमि और सड़क भूमि, ये बिक चुकी है। अब ईडब्ल्यूएस की जमीन क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, गरीबों के लिए जमीन सुरक्षित रखी जाती है, लेकिन ये जमीन बिक गई। जमीन को लेने का, जमीन के ऊपर अधिकार निगम का होता है। निगम में प्रथम महापौर कौन थी? स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति पर लगे आरोपों को लेकर समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे ने कहा कि ईडब्ल्यूएस की जमीन बेचने से संबंधित जमीन का कोई भी दस्तावेज यदि उनके पास उपलब्ध हो तो उसे सार्वजनिक करें। यदि 1 इंच भी ईडब्ल्यूएस की जमीन बेची गई है तो निश्चित रूप से जमीन की रजिस्ट्री, पंजीयन, आवंटन संस्था में राशि जमा की गई होगी। यदि वह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो मानूंगा कि उनके आरोपों में आधार है। मैंने तो समाचार पत्र में पढ़ा है और कुछ एक न्यूज़ चैनल्स की मैं उनकी बाइट देखी है, जिस उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि मेहरबान सिंह जी आदतन शिकायती हैं और आंदोलनजीवी नेता हैं। तथ्यों और जानकारी के अभाव में या तथ्यों और जानकारी को छुपाते हुए जानबूझकर गलत जानकारी देना और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना इनका एकमात्र उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी भी प्रकार इन आरोप मीडिया के सामने जब ये लेके जाते हैं और ये जब कहते हैं कि हमारे पास दस्तावेज मौजूद है, तो इनको वो दस्तावेज दिखाने चाहिए। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, मीडिया पर्सन से, कि आपको उनसे वो दस्तावेज मांगने चाहिए। जैसा कि मैंने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, मैं तो शहर से बाहर था, अभी तुरंत लौटा हूँ। इनका मुख्य आरोप है कि मैंने ईडब्ल्यूएस की जमीन बेच दी है। मेरा कहना यह है कि
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जब लेआउट अनुमोदित होता है, अनुमोदन के समय लेआउट में ईडब्ल्यूएस की भूमि छोड़ने का प्रावधान है। ये नियम जब भी बना हो, उससे पूर्व संस्था द्वारा जो लेआउट अप्रूव हुए हैं तब तो वो भूमि छोड़ी ही नहीं गई थी 2 सेक्टरों में। सुंदरम सेक्टर का लेआउट 1993 में जब आया तब ये नियम आ चुका था ईडब्ल्यूएस के लिए भूमि छोड़ने का, तो वो भूमि छोड़ी गई है। लेकिन प्रश्न ये है कि इनका आरोप तो बड़ा स्पष्ट है कि मैंने ईडब्ल्यूएस की जमीन का विक्रय कर दिया है। यदि विक्रय संबंधित इनके पास कोई दस्तावेज है, 1 इंच जमीन भी ईडब्ल्यूएस की यदि बेची गई है तो निश्चित रूप से विक्रय के बाद उसकी रजिस्ट्री हुई होगी, पंजीयन हुआ होगा, या अलॉटमेंट आवंटन हुआ होगा, या उस पेटे संस्था में कोई राशि जमा की गई होगी। ऐसा कोई भी प्रमाण ये प्रस्तुत कर दें तब तो मानूंगा कि इनके आरोप में कोई आधार है। हवा में आरोप लगाना और वाहवाही बटोरने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी एक को टारगेट करना या ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से करना, ये एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी को शोभा नहीं देता। इनको पहले तथ्यों की जानकारी लेना चाहिए। और इससे पूर्व भी इस संस्था के 3 सदस्यों के साथ एक बाहरी व्यक्ति द्वारा, चारों का नाम मैं बताना चाहूँगा आपको, डॉक्टर राकेश मिश्रा, और इसके अलावा संस्था के 3 भूतपूर्व सदस्य श्री जेसी मेश्राम, अरुण अग्रवाल और एससी सोनी द्वारा इस प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडब्ल्यूएस की जमीन को लेकर आरोप लगाए गए थे, जिनके विरुद्ध मैंने मानहानि का मुकदमा दायर किया, जो मुकदमा न्यायालय ने पंजीकृत किया। मुकदमा समिति अध्यक्ष राजू चौबे ने कहा कि स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत संस्था है। पिछले 5 वर्षों से वह चुनाव जीत के आए हैं। यदि स्मृति नगर के लोगों का विश्वास नहीं होता तो उनका निर्वाचन कैसे होता। और अभी पिछले महीने ही उसमें जो है वो आरोप तय हो गए। आरोप तय होना एक बड़ी बात होती है। आरोप तय होने का मतलब ये है कि कुछ तो उसमें तथ्य हैं। तो जिस प्रकार आधारहीन खबरों को लेकर ये प्रकाशन करवाते हैं और किसी की चरित्र हत्या का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है और कोई सभ्य समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही बात स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ये छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है, जिसका पंजीयन उपपंजीयक क्या होता है और इसकी मॉनिटरिंग जो है उपपंजीयक और पंजीयक कार्यालय करता है। संस्था की हर वर्ष वार्षिक आम सभा होती है और 5 वर्षों में इसके चुनाव होते हैं। मैं इस संस्था का लगातार 4थी बार अध्यक्ष चुना गया हूँ। यदि यहाँ के सदस्यों का विश्वास नहीं होता या ऐसी बात होती है जैसा कोई गलत काम मैंने किया होता, तो एक बार के बाद दोबारा मेरा निर्वाचित होना संभव नहीं था। ऐसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की कॉलोनी में, ऐसी सोसाइटी में जहाँ 1200 सदस्य हैं जो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। निरंतर जनता का विश्वास मेरे ऊपर है। उसका कारण यही है कि इनके आरोप जो है वो निराधार है, तथ्यहीन है। और यदि ये कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस, ये कहते हैं कि 35 करोड़ का संस्था के ऊपर कर्जा है इस्पात कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का, इनको मालूम नहीं कि आज से 1 वर्ष पूर्व इस प्रकरण जो था इस्पात कर्मचारी और स्मृति गृह निर्माण का, उसका निराकरण माननीय न्यायालय संयुक्त पंजीयक द्वारा किया गया और उसमें उन्होंने जो रिकवरी की राशि बताई, जो भुगतान योग्य राशि थी, संस्था द्वारा उसका भुगतान किया जा चुका है। और वो जो बंधक भूमि जो इस्पात कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो भूमि बंधक दर्ज थी, वो हटा दी गई है। इसका मतलब यह है कि ये प्रकरण जो है इसका निराकरण हो चुका है। हमने वो राशि उनको लौटा दी है। तो 35 करोड़ रुपए कर्जा आया कहां से? तो और अगर 35 करोड़ नहीं 3500 करोड़ का कर्जा है तो ये हम सदस्यों का कर्जा है, 1200 सदस्यों का। इसके लिए मेहरबान सिंह क्यों चिंतित हो रहे हैं? वो तो इस संस्था के सदस्य भी नहीं है। 1200 सदस्यों को इस बात की चिंता नहीं है और मेहरबान सिंह चिंतित हो रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य राजनीति करना है और क्षुद्र राजनीति करके वाहवाही बटोरना और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है। मैं इनको चुनौती देता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर वो प्रमाण प्रस्तुत करें ईडब्ल्यूएस की जमीन की विक्रय का और 35 करोड़ रुपए कर्ज का। और यदि वो ऐसा नहीं करते तो वो मुझसे क्षमा मांगे, और यदि वो क्षमा नहीं मांगते सार्वजनिक रूप से, तो इनके विरुद्ध भी मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। बहरहाल धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस हर समय पुरजोर कोशिश करती है। लगातार हो रही घटनाओं के कारण जिले की स्मार्ट पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान आधी रात अभियान चलाया, जिसमें पुलिस की नजरों में धूल झोंक फरार होने वाले 209 निगरानी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दुर्ग जिले के शहरों और ग्रामीण इलाकों में चोरियां बढ़ रही है। लगातार चोरियां होने के कारण पुलिस भी परेशान रहती है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस एक्टिव मोड पर है और जिले में आसपास के निगरानी शुदा गुंडे बदमाशों पर अब विशेष निगरानी रखी जा रही है। दुर्ग पुलिस इन दिनों एक विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत
निगरानीशुदा गुंडे बदमाशों और वारंटियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 209 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अपराध करने के बाद पुलिस के चंगुल से बचकर निकलने वाले या भागने वाले लंबे समय से फरार आरोपी को पकड़ा जा रहा है, जिन्हें पुलिस ने कठोर चेतावनी देते हुए कहा है कि सुधार नहीं आने पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनकी पहचान परेड भी कराई गई ताकि अन्य क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी उन्हें पहचान सके और भविष्य में गश्त पेट्रोलिंग के दौरान तत्काल पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। जिला पुलिस की सूची में नामित गुंडे बदमाशों की तलाश शुरू हो चुकी है। सभी थाना क्षेत्रों में कॉम्बिंग गश्त चलाया जा रहा है, जिसमें 24 घंटे में 209 ऐसे वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो वारंटी गुंडे बदमाश हैं जो सालों से पुलिस को चकमा देकर फरार थे। इन निगरानीशुदा गुंडे बदमाशों की धरपकड़ कर वारंटी की तामीली के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं इस मामले पर एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि जिले में शांति स्थापित करने जो भी आवश्यक कदम होंगे उसके लिए भी पीछे नहीं हटा जाएगा। साथ ही जिले के कोई भी गुंडे बदमाश या असामाजिक तत्व यदि माहौल खराब करेंगे तो पुलिस उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बीती रात शनिवार की रात में स्वयं ने एक अभियान चलवाया था। उनके नेतृत्व में हम सब उस अभियान में रात भर शामिल थे। ये अभियान था कॉम्बिंग गश्त करना पूरे शहर में और स्थायी और गिरफ्तारी वारंटों की तामीली करना, कुल मिलाकर पकड़ना। और इस अभियान का आज यहाँ पर कंट्रोल रूम में एक कंक्लूड किया गया। कंक्लूजन का मतलब एक एक्साई बनाया गया कि कितने वारंटी हम लोगों ने 24 घंटा रात से लेकर अभी तक जो कंक्लूड किया है टोटल को, उसको एनालाइज किया। इसमें दुर्ग पुलिस ने बेहतर काम करते हुए टोटल 209 वारंटियों को गिरफ्तार किया है रात भर के अभियान में। और ये अभियान जो है लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर चलता रहेगा और 209 की संख्या अच्छी खासी है। यह अभियान चलता रहेगा। सभी प्रकार के अपराध हैं, इसमें संपत्ति संबंधी अपराध और शरीर संबंधी अपराध भी शामिल हैं और गंभीर शरीर संबंधी अपराध विशेष तौर से। सबसे ज़्यादा सुपेला थाने से वारंटी की तामीली की गई। टोटल 36 वारंटियों को तामील किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सेक्टर 6 की झोपड़पट्टी में रहने वाली समुदाय विशेष की महिला और उसकी बेटी पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। घटना की शिकायत होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और किशोरी को आरोपी महिला के घर से बरामद किया है। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। घटना की शिकायत होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और किशोरी को आरोपी महिला के घर से बरामद किया। पुलिस मामले की आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। सेक्टर 5 निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी 6 दिन से अपने घर से लापता थी। वो सेक्टर 6 में आरोपित महिला के घर पर रह रही थी। सेक्टर 5 में किशोरी अपनी दादी और बड़ी बहन के साथ रहती है। किशोरी की मां की काफी पहले मौत हो चुकी है और पिता जमशेदपुर में रहते हैं। दादी घर पर रहती है और बड़ी बहन नर्सिंग की छात्रा है, इसलिए वो भी अधिकांश समय बाहर ही रहती है। बीते 18 जून को एक रात के लिए सहेली के घर जाने की बात कहकर वह घर से निकली थी। घर से जाने के बाद उसने 6 दिनों तक अपने परिवार वालों से संपर्क नहीं किया। तब उसकी बड़ी बहन ने भिलाई नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू करते ही पहले उसके दोस्तों और सहेलियों से पूछताछ की। किशोरी ने अपने एक दोस्त के मोबाइल पर आरोपित महिला के मोबाइल से फोन किया था। उस नंबर के आधार पर पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। किशोरी जिस महिला के घर पर थी वो एक समुदाय विशेष की है। उसकी बेटी भी किशोरी के साथ पढ़ती थी। इस घटना की जानकारी लगते ही हिंदूवादी संगठन के लोग भिलाई नगर थाना पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सेक्टर 6 निवासी आरोपी महिला अपनी बेटी के साथ मिलकर धर्मांतरण का रैकेट चला रही है। महिला किशोरी को बरगलाने का प्रयास कर रही थी। इस कारण किशोरी ने अपने घर पर किसी को भी कुछ नहीं बताया था। दोनों माँ बेटी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से संपर्क बढ़ाकर उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण से 6 दिनों तक किशोरी को अपने घर पर रखने के बाद भी परिवार वालों या पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। एक लड़की है 16 साल की लड़की है। नाम तो यादव परिवार की लड़की है, नाम नहीं लूंगी, नाबालिग है। तो उसको मुस्लिम समाज की 2 महिलाएं हैं जो रैकेट चलाती हैं, जो मुझे अभी यहाँ आने से पता चला है। वो 8 दिन से गायब रखे हुए थे। उसकी बड़ी बहन कंप्लेन की हुई थी, तो उस कंप्लेन में नहीं हो रहा था। हमसे आज हिंदूवादी संगठनों से उसने मदद मांगा, तो उसके घर में कुछ दीदी लोग और भाई लोग पूछताछ करने गए तो उन लोग बहस करने लग गए। तो उनको फिर 112 से यहाँ लाया गया। फिर मुझे सूचना दे के बुलाया उन लोग, तो मैं आई तो यहाँ पर दोनों माँ बेटी को 4 घंटे से पूछताछ कर रहे थे, लड़की कहाँ है करके।
तो उन लोग बता नहीं रहे थे। फिर क्राइम वाले आए हैं, सब सर्च वर्च करके जैसा भी उस लड़की को लेके आए हैं, अभी ऊपर पूछताछ चल रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर केरल फाइल्स जो पिक्चर है, यहाँ पर उस चीज़ को दोहराया जा रहा था। मुस्लिम महिलाएं जो सेक्टर 6 में कब्जे में रहती हैं, वो पूरे यहाँ आसपास के कॉलेज की स्कूल की लड़कियों को अपने कब्जे में लेकर के उनसे धंधा करवाती हैं, उनको बाहर बाहर भेजती हैं। तो मैं यहाँ पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसे जो हैं रैकेट चलाने वाले, उन पे विशेष ध्यान दें। मुझे 3 बजे के करीब जानकारी मिली कि एक नाबालिग बच्ची है जो 1 हफ्ते से गायब है और किसी मुस्लिम महिला के यहाँ से उसको रखे जाने का मुझे जानकारी मिला था। तो मैं उसी के सिलसिले में आया था। तो यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा कि लेडीज़ ऊपर CSP कार्यालय में बैठी हुई आरोपी जिसके ऊपर आरोप था कि वो 6 दिन तक अपने घर में रखी हुई है। मैं यहाँ के SP साहब से भी बात किया, तुरंत फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने पर SP साहब ने तुरंत बोला कि मैं टीम भेज रहा हूँ और प्रॉपर उनके भेजने के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। क्राइम की टीम आई है, क्राइम प्रभारी स्वयं आए हैं और 2 टीम बना करके बच्ची को शाम को बरामद कर लिया गया। और बच्ची बरामद होने के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन उसका जो हो रहा था, जो पूछा गया है, पूछताछ में भी मैं बैठा हुआ था और सामने ही CSP साहब ने, भिलाई नगर CSP साहब ने बच्ची से जो भी सवाल थे वो पूछा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस के यहाँ बच्ची थी, उस महिला का ये कर्तव्य बनता था कि वो उनके घर वालों को सूचना दे। 6-6 दिन से वो बच्ची घर छोड़ करके इनके यहाँ रुकी हुई थी, तो इन्होंने सूचना क्यों नहीं दिया? ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि आखिर किसी के घर में कोई अगर आ करके रह रहा है, कोई नाबालिग बच्ची रह रही है, तो आप उनके माँ बाप को, गार्जियन को क्यों नहीं सूचना दिए? आप उनको वापस उनके घर में क्यों नहीं छोड़े? ये सारी चीज़ें हैं और FIR तो दर्ज हो चुकी है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आती हैं उसके अनुसार पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि आगे धारा जोड़ेंगे। आरोप जिसके ऊपर लगा हुआ है उससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसका नाम अभी जुड़ा नहीं है। फिलहाल भिलाई नगर पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में धर्मांतरण कराने की बात सामने नहीं आई है। किशोरी अपनी मर्जी से अपनी सहेली के घर गई थी और वहां रह रही थी। उसने अपनी सहेली की मां से कहा था कि उसकी दादी कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, इसलिए उन्होंने किसी को फोन नहीं किया था। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, तुरंत 363 में FIR की गई और लड़की की पतासाजी करने में पुलिस जुट गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम, भिलाई नगर थाना की टीम इस कार्य में लग गई थी। और जैसे ही पता चला कि एक मोबाइल से बच्चे ने कॉल किया था, तो उससे लोकेशन निकाल के बच्ची को दुर्ग में ही वाइशे ब्रिज के पास बच्ची वहाँ से बरामद कर ली गई थी। अभी बच्ची से भी पूछताछ की जा रही। महिला अधिकारी बच्ची से पूछताछ कर रही कि इतने दिन कहाँ थी। तो इसमें पता चल रहा है कि बच्ची अपने ही एक दोस्त के घर पे रुकी हुई थी। बच्ची यहाँ पे उसके परिवार में उसकी दादी है, एक बहन, बड़ी बहन है और वो है। 3 लोग रहते हैं और माँ का निधन कई समय पहले हो चुका था और पिताजी जो है वो टाटा नगर में रहता है। तो बच्ची इन 2 दादी और अपनी दीदी के साथ ही रहती थी। दीदी अपनी एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती है, तो पूरा समय घर में बाहर रहती थी और दादी काफ़ी उम्र होने के कारण घर में ही रहती थी। तो बच्ची से जब महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई, तो इसमें कारण जो सामने आ रहा है अभी कि बच्ची क्यों चली गई थी और 6 दिन तक के अपने परिवार को संपर्क नहीं किया। बच्ची के पास कोई फ़ोन नहीं था और बच्ची बता रही है कि थोड़ा जैसे वो बाहर घूमती थी तो दादी उसको टोकती थी, बोलती थी कि क्यों जा रही हो, क्या बाहर घूम रहे हो। इन सब चीज़ों के बारे में बच्ची परेशान थी और चाहती थी कि एक अपने से जहाँ घूमना चाहे, जिसके साथ मिलना चाहे, वो रह चुके। और एक उसकी दोस्त थी, उसके साथ वो हमेशा घूमती फिरती थी। तो उसी के दोस्त के घर के नाइट आउट बोल के 1 दिन के लिए गई थी। परिवार को भी यही लगा कि नाइट आउट है, कई बार लड़की 1 दिन 2 दिन के लिए घर के बाहर अपनी सहेली के साथ रहती है, तो इसलिए परिवार ने भी 2 दिन तक की कोई जानकारी नहीं दी। फिर जैसे अपने परिवार को बताया लड़की, उसके दीदी ने, कि बच्ची जो है उसकी बहन छोटी नहीं है। पापा को भी बताया। पापा को भी लगा कि बच्ची यही कहीं होगी, दोस्त के पास होगी। तो पापा भी अभी तक टाटा नगर से वापस नहीं आए हैं, उसके पिताजी अभी आज पहुँचेंगे। तो इस सब पूरे मामले में बच्ची अपने ही किसी दोस्त के घर पे रुकी हुई थी। इसमें पूरी जानकारी जैसे महिला अधिकारी अब बच्ची से बात करी और जिनके परिवार के घर में भी रुके थे उनसे भी मैं पूछताछ अभी बातचीत कर रहा था।
तो पूरे मामले में एक चीज़ जो सामने आ रही कि बच्ची के माँ की जो निधन है काफ़ी समय पूर्व हो चुका था। बच्ची छोटी है, आज 17 साल की है, माँ का निधन कई समय पहले हो चुका। पिताजी जो है, जैसे माँ का डेथ हुआ तो पिताजी भी एक परिवार से अलग हो चुके थे कि पिताजी अपना टाटा नगर में रह रहते हैं, और जो दूसरी बेटी है जो उसे इस बच्ची से बड़ी है वो भी अपने कॉलेज में काफ़ी वो पीजी में रहती थी। पिछले महीने ही वो पीजी से अपने दादी के घर में शिफ्ट हुई है। तो लड़की एक अकेले माहौल में रह रही थी और बता रही है कि दादी भी उसको कई बार बाहर जाने से टोकती थी। तो इन सब माहौल में कोई अगर उसको एक दोस्त मिला है जो उसके दोस्त थी, वही क्लासमेट, अभी उसने भी स्कूल छोड़ दिया है, तो उस दोस्त के साथ काफ़ी था। तो सूर्या मॉल में घूमना, आसपास घूमना, इस तरीके का उन लोग करते थे। कई बार उसके घर पे भी ऐसे ही गई है। इसी सिलसिले में वो इस बार कुछ ज़्यादा समय रह गई। ये अकेले बरामद हुई, नाबालिग अकेले बरामद हुई है। उसको एक फ़ोन, उसने हम जैसे ट्रैक कर रहे थे, उसके दोस्त से ही उसको फ़ोन लगवा रहे थे। उसको दोस्त का नंबर याद था तो उसने फ़ोन किया था। जैसे उसका फ़ोन किया तो वहाँ ट्रैक कर रहे थे हम। वाइशे ब्रिज जो अपना है 32 बंगले के पास, वहाँ से। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।